जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन जो द प्लेटफॉर्म का आता है। यह जो है बिहार पुलिस का सेट है और यह चौथा नंबर सेट आज हम देखेंगे। तो इससे पहले हम 3 सेट करवा चुके हैं। अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया। यह जो है 370 अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि 2019 ईस्वी में 2019 ईस्वी में इसे निरस्त कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्रशासित प्रदेश भी बना दिया गया। अनुच्छेद 360 की अगर बात करेंगे तो वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन के संबंध में चर्चा की गई है। हालांकि अनुच्छेद 375 जो है इसमें 375 की अगर बात करेंगे तो बलात्कार से संबंधित जो है कानून की चर्चा अनुच्छेद 375 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? तो यह जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। यह संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा तथा हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था, जबकि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी कहा था। मूल अधिकार भाग 3 में है मूल अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। राज्य के नीति अनुसार तत्व भाग 4 में है। राज्य की नीति अनुसार तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, कोलोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कोलोफॉर्म का उपयोग की अगर बात करेंगे, यह जो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किस रूप में दोस्तों? तो निश्चेतक के रूप में। कोलोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CH, क्या होता है सूत्र? CHCl3 कोलोफॉर्म का सूत्र हो गया। प्रमुख निश्चेतक जो है के रूप में कोलोफॉर्म, डाइइथाइल ईथर तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कोलोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी की जाती है। कोलोफॉर्म का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। दर्द निवारक औषधि की जहाँ तक हम बात करेंगे तो जो है पिलकनाशी के रूप में भी जो है पिलकनाशी, ये जो दर्द निवारक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रतिजीवी जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजीवी क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक शब्द जो है सेलमेन वाक्समैन द्वारा जो पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट है, स्टीराइड किसका अयस्क है? तो स्टीराइड जो है किसका अयस्क हो जाएगा? यह जो है आयरन का अयस्क है स्टीराइड। इसका आयरन का स्टीराइड, इसका सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो सूत्र जो है FeCO3 जो है स्टीराइड का सूत्र होता है। और हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट, स्टीराइड, आयरन पायराइड, कैल्कोपायराइट सभी लोह अयस्क हैं। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क की अगर बात करेंगे तो वे खनिज जिनमें से धातुओं को सरलता से लाभकारी रूप में निष्कासित किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो सबसे जो प्रचलित जो है नारा है उपभोक्ता जागरूक के लिए, वह है जागो ग्राहक जागो। कौन सा नारा है? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता की जागरूकता के लिए कई स्तर पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब? तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हालांकि 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता के विवाद
के निवारण के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली है। कितने स्तरीय प्रणाली? तो 3 स्तरीय प्रणाली है। एक है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और तीसरा जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो क्रमशः 1 करोड़ से 10 करोड़ 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक के जो है शिकायत की सुनवाई करता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग हु डेनिश बॉडी प्लेस्यूट। इसका क्या हो जाएगा? ये जो है एसेंटिक हो जाएगा। क्या? एसेंटिक। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। तो ही वाज नो डैश बाय द बस, बाय ए बस। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा डाउन। नेक्स्ट है द रिवर इज फैंथम। द रिवर इज फैंथम क्या होगा? लेस, क्योंकि गहराई अत्यधिक होने पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चूज द रॉन्गली जो है स्प्लिट वर्ड, यानी कि रॉन्ग जो है उसको चुनना है। इसको अगर आप चुनेंगे तो क्या होगा? इसका जो है स्पेलिंग क्या है? गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 मैथ है, और मैथ का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसे कि 7 जो प्रेक्षणों का माध्य जो है 18 है, एक और प्रेक्षण को शामिल हो गया है तो नया माध्य इतना हो गया है 18.5। तो 8वां प्रेक्षण क्या होगा? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी यानी 22 होगा। नेक्स्ट है एक आयताकार मैदान का जो है क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर और इसका परिमाप 50 मीटर। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? तो इसको अगर आप हल करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना? 15 मीटर, और लंबाई और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा में कितना सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है P प्लस क्यू बराबर 2P माइनस क्यू है, तो Q बराबर 10 सेंटीमीटर। P का मान क्या होगा? अगर आप Q का मान बैठाएंगे तो P का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और यह निकल के आएगा कितना? 30। नेक्स्ट है घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा? यह जो है 1350 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शब्द गोपाकुल का अर्थ क्या है? तो कोपाकुल, कोपाकुल जो है इसका अर्थ क्या होगा? तो क्रोध से बेचैन, इसका जो है अर्थ होता है कोपाकुल। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था दोस्तों। मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुर्की ग्राम में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। मीराबाई इसका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। माता वीर कुमारी, पिता जो है रतन सिंह, राजा रतन सिंह थे, और पति इसका भोजराज। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। अशोक वाजपेयी का संबंध, अशोक वाजपेयी इसका जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी इसका जन्म की अगर बात करेंगे, अशोक वाजपेयी इसका जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये कवि थे, और इसका जो काव्य संग्रह है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ये जो है अशोक वाजपेयी के काव्य संग्रह। अभिन्यो किसकी रचना है? अभिन्यो, तो यह जो भी जो है किसके? अशोक वाजपेयी की ही रचना है अभिन्यो। हालांकि रसखान की अगर बात करेंगे तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की प्रसिद्ध रचना है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो शोक जो है किस रस का हो जाएगा? तो शोक जो है यह करुण का अस्थायी भाव हो जाएगा। यह सब शांत, रौद्र और वीर, यह सब जो है रस का ही प्रकार है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग जो होती है यह कैसी होती है? प्रकाश तरंग, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह दृश्य भाग जिसके रंगों का तरंगदैर्घ्य 700 nm से लेकर 400 nm से लेकर 760 nm के बीच होता है, प्रकाश कहलाता है। यह इस सुंदर विश्व को देखने के लिए प्राकृतिक परिघटना में सहायता करता है प्रकाश।
प्रकाश निर्वात में तीव्र वेग से गमन करती है और यह प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह मैक्सवेल ने बताया था। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जो सीधी रेखा में गमन करती है। हालांकि डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रकाश की चाल की अगर बात करेंगे तो पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह होता है पानी में। और कांच की अगर बात करेंगे, कांच में तो प्रकाश की चाल हो जाएगा, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में हो गया। पानी में 2.25। नेक्स्ट है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? समतल दर्पण, तो समतल दर्पण बिंब के समान साइज होता है, बिल्कुल सही है, काल्पनिक होता है। और समतल जो है दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के आगे होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो वास्तविक होता नहीं बल्कि क्या होता है, काल्पनिक, इसलिए इसका क्या होगा, डी आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं बन सकता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब आकार के प्रतिबिंब बनता है और दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु आगे रखी होती है। और प्रतिबिंब जो है पार्श्व विस्थापन होगा, अर्थात बाएं का दाएं और दाएं का बाएं। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस से बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, वास्तविक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण के सामने यदि भी वेग से वस्तु समतल दर्पण की ओर आएंगे तो प्रतिबिंब जो है 2v वेग से दर्पण की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल के गुणनफल क्या होता है? इसका गुणनफल जो है 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट दोस्तों, हर्ट, hz जिसको बोलते हैं, hz। आवृत्ति का क्या होता है, hz, इसका मात्रक होता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं और तरंग संख्या बराबर 1/तरंगदैर्घ्य होता है और इसका मात्रक मीटर/1। तरंग संख्या का ऐसा ही मात्रक मीटर क्या होता है, मीटर-1 हो जाएगा तरंग संख्या का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग एवं परमताप के मध्य क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा, बी नंबर जो आंसर है v समानुपाती √t, यही संबंध हो जाएगा। ध्वनि के वेग तथा परमताप के बीच संबंध v समानुपाती √t हो जाएगा। नियत दाब पर किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परमताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्या होता है, वर्गमूल के समानुपाती हो जाएगा दोस्तों। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, तापमान अगर बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा। ध्वनि की चाल निम्नलिखित कारक पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो चाल है तापमान पर, आर्द्रता पर, गैस के अनुभार पर और माध्यम की गति पर। नियत ताप पर वायु में ध्वनि की चाल वायु दाब पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की प्रबलता मानवीय कान में उत्पन्न एक संवेदना है। नेक्स्ट है, घर्षण गुणांक का मान सदा क्या होता है? घर्षण गुणांक, इसका मान जो सदा क्या होगा, तो μ<1, यानी कि यह एक असंरक्षित बल है। घर्षण गुणांक क्या है, एक असंरक्षित बल है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण के बिना गति की कल्पना नहीं की जा सकती है। धनात्मक गति केवल घर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है दोस्तों। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक भी नहीं होता। घर्षण जो है गुणांक का कोई मात्रक क्या होगा, नहीं होता। नेक्स्ट है, असंरक्षित बल का क्या उदाहरण? असंरक्षित बल का उदाहरण है घर्षण बल एवं श्यान बल, दोनों हो जाएगा, एक और बी दोनों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। यदि किसी बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है, अर्थात वस्तु के गति
ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसे असंरक्षी बल कहते हैं। संरक्षी बल में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल में जो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और प्रत्यास्थ बल। ये तीनों बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और प्रत्यास्थ बल, ये सब किसका उदाहरण है? तो संरक्षी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो कोणीय त्वरण की मान की अगर बात करेंगे दोस्तों, यह शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट है, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलन में कब रहेगा? तो साइकिल अगर मोड़ पर गति कर रहा है, इस मोड़ पर अगर गति करेगा तो संतुलन पर कब रहेगा? तो संतुलन पर रहेगा जब कोरियोलिस त्वरण के कारण जो है यह संतुलन पर रहता है। इस पर अगर साइकिल चलेंगे तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होगा? यह त्वरण के कारण जो है संतुलन में रहेगा। कोरियोलिस त्वरण की त्रिज्यक त्वरण भी इसे कहते हैं कोरियोलिस बल को। इस त्वरण की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर रहता है। नेक्स्ट है, बल का आघूर्ण जो है पैमाना क्या है? बल का आघूर्ण पैमाना यह क्या? पिंड को घुमाने की क्षमता को कहते हैं बल का आघूर्ण पैमाना। वह कारक जो किसी वस्तु को अपनी अक्ष के परितः घूर्णन कराता है बल आघूर्ण कहा जाता है और वह बलबाहु तथा आरोपित बल का सदिश गुणनफल है। बल आघूर्ण का मात्रक जो है न्यूटन मीटर हो जाएगा और इसका बीमा सूत्र ml² T−2 होता है। नेक्स्ट है, एक युग्म बना होता है। एक युग्म जो है बना होता है किसका? तो एक युग्म जो है समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का बना होता है एक युग्म। नेक्स्ट है दोस्तों, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्या कहलाता है? चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादित किया गया हो, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, किंतु भारतीयों द्वारा विदेशों में भेजी गई आय को जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी बोलते हैं, इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या बोलते हैं? जीएनपी, इसमें शामिल किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? तो भारत की जो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेवार हो जाएगा? तो इसके जिम्मेवार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर एक रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। इस मंत्रालय के अधीन NSO कार्य करती है। NSO जिसकी स्थापना 2019 ईस्वी में हुई थी और यह GDP तथा GNP का भी आंकड़े प्रस्तुत करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी स्थापना 1951 ईस्वी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत में सबसे सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत में 1949 ईस्वी की अगर बात करेंगे तो 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है इसका आयोजन इंदौर में किया गया था दोस्तों। कहाँ पर? इंदौर। और इसका जो थीम है प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करेंगे तो सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। संपत्ति वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है। प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर आदि जो है प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, केंद्रीय प्रत्यक्ष शुल्क और सेवा कर आदि। भारत में प्रगतिशील कर नीति है और प्रगतिशील कर नीति में आय के बढ़ने से
कर का दर भी बढ़ता है। निगम कर को कंपनी कर भी कहते हैं। निगम कर को क्या कहते हैं? कंपनी कर, निगम कर को कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। और यह अनुपात क्या कहलाता है? यह अनुपात जो है सांविधिक तरल निधि अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सांविधिक तरल निधि अनुपात, जिसको SLR कहते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में किन उपाय का उपयोग नहीं किया जाता? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया जाता? तो इसका डी नंबर यानी कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए यह उपाय नहीं किया जाता। मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति में मूल्य की जो है वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बाजार में तरलता अधिक होना है और मंदी का मुख्य कारण क्रय शक्ति का अभाव है। रिवर्स रेपो दर की अगर बात करेंगे तो यह वह दर है जो वाणिज्य बैंकों द्वारा तरलता की अधिकता के कारण अल्पकाल के लिए जो राशि RBI के पास जमा रखते हैं और उस पर RBI जो ब्याज देती है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो यह जो महत्व किसको दिया गया है तो इसमें जो विद्युत उत्पादन हो जाएगा। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन को दिया गया। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में उद्योगों की कुल संख्या 8, उद्योगों की संख्या कुल कितनी है? 8। और इसमें प्रथम स्थान पर पेट्रोलियम है, प्रथम स्थान पर पेट्रोलियम, दूसरा स्थान पर विद्युत उत्पादन है, तीसरा स्थान पर इस्पात जो है यह तीसरा स्थान पर है। हालांकि ऑप्शन में जो है पेट्रोलियम नहीं होने का विद्युत उत्पादन दूसरा सही हो जाएगा। IIP इसकी गणना का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। नेक्स्ट है, माउंटेन योजना क्या है? माउंटेन योजना क्या है? माउंटेन योजना यह जो है भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, सी नंबर इसका आंसर होगा। लॉर्ड माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो 3 जून 1947 ईस्वी को योजना प्रस्तुत किया था, जिसे हम 3 जून योजना या माउंटेन योजना के नाम से भी जानते हैं और भारत विभाजन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। तो भारत जो है विभाजन योजना 4 जुलाई कब? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो मतलब पेश किया गया था। और यह पारित कब हुआ? तो पारित हुआ जो है 16 जुलाई 15-16 जुलाई को लगभग यह पारित हो गया। 18 जुलाई को इस पर जो है वहाँ के जो राजा थे कौन? जॉर्ज 6। कौन? तो जॉर्ज जो है 6 इसका उस पर हस्ताक्षर हो गया और यह इस योजना को बालकन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। इस आंदोलन का समय 1930 से 34 था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो विश्व की जो आधे से अधिक जनसंख्या मिलती है कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ के मैदान उपजाऊ एवं जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश की अगर बात करेंगे तो एशिया हो जाएगा। भारत और चीन की आबादी विश्व की लगभग 38% आबादी हो जाएगा और विश्व की आबादी 2022 के अनुसार 8 अरब से अधिक है। कितनी? तो 8 अरब से अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में आबादी और उत्तर भाग दक्षिण मैदान की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या अधिक वही होगा जहाँ पर मैदान उपजाऊ हो, जलोढ़ मिट्टी हो, जलवायु गर्म हो। तो ये 3 जो है मुख्य कारण है जनसंख्या अधिक होने का। नेक्स्ट है, ज्वारीय वन का जो है सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष जो है कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसी के वजह से सुंदरवन डेल्टा का नामांकन हुआ है। नीम, देवदार, चीड़, चीकू आदि सदाबहार वन के उदाहरण हैं।
साल, सखुआ, सागवान, शीशम, पीपल, महुआ, ये सब जो है पतझड़ वन के प्रमुख वृक्ष हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जब 2021 में जारी किया गया था, इसमें भारत में मैंग्रोव वन का आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर था और मैंग्रोव वन भारत का एक प्रमुख भूभाग गुजरात के क्षेत्र कच्छ केरल में पाया था। मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होते हैं और यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में कटाव को भी रोकता है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है और यह काला क्यों होता है? क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। इसका एक नंबर सही होगा। यानी कि रेगुड़ मिट्टी के रंग तो क्या होता है? काला होता है। क्यों? क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों का यह बना होता है। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रेगुड़ मिट्टी अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त पाया जाता है। अवसादी मिट्टी अगर चट्टान की अगर हम बात करेंगे, अवसादी चट्टान, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं दोस्तों। और बलुआ पत्थर, डोलामाइट रूपांतरित चट्टान का जो है उदाहरण है। भारत में सर्वप्रथम जो है मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। नेक्स्ट है, हॉकी के गेंद का रंग कैसा होता है? हॉकी के गेंद का रंग क्या हो जाएगा? तो हॉकी की जो गेंद का रंग है यह सफ़ेद होता है। हॉकी की गेंद जिसका वजन 155 से 163 ग्राम होता है। कितना? तो 155 से सफ़ेद हो गया हॉकी के गेंद का रंग और 155 से 63 जो है 163 ग्राम तक होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों का जो है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। भारतीय हॉकी संघ जिसकी स्थापना 1925 में किया गया था, भारतीय हॉकी संघ, और भारतीय हॉकी संघ जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। हॉकी को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। कब? तो 1908 में। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाती है? स्वर्ण कमल पुरस्कार यह कौन सा क्षेत्र? यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र? तो फिल्म क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पराक्रम जो है क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है और खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें कुल 25 लाख रुपया की राशि प्रदान इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाउल। बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल किस राज्य का? यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ओट्टमथुल्लाल केरल का लोक नृत्य है। घूमर ओडिशा का है। यक्षगान कर्नाटक का है। घंटाम दाल कहाँ का है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश। कोल्टम तमिलनाडु। झूला उत्तर प्रदेश। डांडिया गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किसके समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति क्या हो जाएगा? तो यह जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी? तो हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करेंगे तो लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी लिपि? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा पंजाब राज्य पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और यह एक शहरी सभ्यता था। कैसी सभ्यता दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, ग्रामीण नहीं, याद रखेंगे। और सिंधु सभ्यता के काल में लोगों का जो मुख्य खाद्य जो पदार्थ था वो गेहूं और जौ, और गेहूं जो है और जो ये सब रबी फसल में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत? जैन धर्म, तो जैन धर्म के सिद्धांत की बात करेंगे स्यादवाद। जैन धर्म जिसमें 24 तीर्थंकर की चर्चा की गई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, जिसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ? तो कुंडलवन में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी, जबकि उनके दामाद जामिल थे। महावीर स्वामी 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात इसे इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? तो पावापुरी में। नेक्स्ट दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट? तो कर्म के कितने सिद्धांत?
कुल 10 सिद्धांत बताए गए। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता माया देवी। इनका लालन पालन यशोदा ने किया था। इनके पुत्र का नाम राहुल, घोड़ा का नाम कत्थक था, कत्थक। सारथी का नाम चन्ना। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ और इनके गृह त्याग की जो घटना का जो प्रतीक है घोड़ा और ज्ञान का प्रतीक बौद्धि वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण के सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ कला का विकास जो है किसने किया? तो यह किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। पाल की राजवंश की स्थापना गोपाल ने किया था। धर्मपाल ने भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितना? तो कुल 5 वंशों ने शासन किया। इसका ट्रिक है गुल खिला तुमसे लो, यानी कि गुलाम वंश, गुल खिला ख से खिलजी वंश, तुमसे तुगलक वंश, सैयद वंश और लो यानी कि लोधी वंश। कुल 5 राजवंश हो गया। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक कुल 84 वर्ष तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष। तुगलक वंश 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्ष तक, यानी सबसे अधिक जो है दिल्ली वंश में तुगलक वंश ही कुल कितना 94 साल तक शासन किया। उसके बाद सैयद वंश कुल 37 वर्ष तक 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक। लोधी वंश बहलोल लोधी संस्थापक थे। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक थे लोधी वंश के, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है दोस्तों विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष के अगर संबंध है तो घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष तो बीमारियों के टीकाकरण से है और इसके अंतर्गत कुल 7 बीमारियों के लिए जो है टीकाकरण की जाती है। वह 7 बीमारी कौन कौन है? तो डिप्थीरिया है, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद खसरा हेपेटाइटिस बी। मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को उद्देश्य जो है बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना जिसे टीका नहीं लगे। भारत में 1978 ईस्वी में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था। हालांकि 1985 ईस्वी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी ताप की पट्टी, इसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम जो दिया गया अश्वक्षांश। क्या दिया गया? अश्वक्षांश। यह उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को डोल्ड्रम या शांत की पेटी कहते हैं। अक्षांश रेखा में की कुल संख्या 181 है। 1 डिग्री अक्षांश मतलब 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश मतलब 111 किलोमीटर का होगा। और 1 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करेंगे 1 डिग्री देशांतर तो 111.32 किलोमीटर होता है। देशांतर की कुल संख्या 360 है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पवन चलते हैं उसे गजरता 40सा पवन कहते हैं और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो चलते हैं उसको गरजती 50सा। 40 डिग्री को गरजती 40सा और 50 डिग्री को 50सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 ईस्वी में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि पर दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा बनाया गया था? दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा बनाया गया था? तो क्या होगा? केरल में बनाया गया था। संग्रहालय में त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानी का संग्रह भी है और प्राथमिक स्रोत के आधार पर संग्रहालय में 187 पांडुलिपि। कितने? तो कुल 187 पांडुलिपि। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? कौन सा? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को जाना जाता है।
यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। विषुवत रेखा की अगर बात करें 27 डिग्री नॉर्थ या 27 डिग्री साउथ भाग को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र की गर्म धाराएं जो होती है, समुद्र की गर्म धाराएं यह ध्रुव की ओर जाती है। किस ओर? तो ध्रुव की ओर। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, इस कारण से गर्मी कम होती है। गर्मी कम होने के कारण वायुदाब उच्च होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, इस कारण से गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने पर वायुदाब निम्न हो जाती है। दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है, जिसे पवनें समुद्र से स्थल की ओर आती है, जैसे समुद्री समीर कहते हैं। और एक होता है स्थलीय समीर। स्थलीय समीर में समीर जो है यानी पवन जो है स्थल से समुद्र की ओर चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर यानी 56 का सी हो जाएगा। हालांकि 10 नवंबर की अगर बात करेंगे तो मलाला दिवस 10 दिसंबर मलाला दिवस। मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है और सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की अगर बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पोंगल क्या है? पोंगल तो ये जो फसलों का एक त्योहार है पोंगल, और यह कहाँ? तो यह पोंगल तमिलनाडु में मनाई जाती है। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्योहार, तमिलनाडु में पोंगल। ओणम की अगर बात करें तो केरल में मनाया जाता है। शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल। छठ पूजा बिहार। नौकायन बिहार जो है केरल का उत्सव है। पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। पतंग उत्सव गुजरात। नेक्स्ट है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी रेखाएं कहाँ पहुंचती है? तो सूर्य के जो तिरछी रेखाएं जस्ट बताए कहाँ पर? ध्रुवों पर पहुंचती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का कितना रात होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी वृत्त विषुवत वृत्त है। कर्क रेखा विश्व को 15 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 15 देश। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य। वो राज्य कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट है उत्तर भारत में चक्रवातीय जो वर्षा किस मौसम में होती है? चक्रवातीय वर्षा जाड़े के दिन में हो जाएगा। उत्तर भारत में चक्रवातीय जो वर्षा जाड़े के मौसम में होती है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाड़े के समय में जो वर्षा होती है वह भूमध्य सागर में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और यह चक्रवाती वर्षा। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो भारत में 80% जो वर्षा होती है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून पहले आता है केरल राज्य में और अंततः पंजाब राज्य में आता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023। इसकी थीम क्या? तो सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एम्ब्रेस इक्वलिटी, #एम्ब्रेस इक्वलिटी। हालांकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी क्या? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों संप्रभुता जो है का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता इसका मूल जो शब्द है सुपर एनस। क्या है? सुपर एनस। सुपर एनस शब्द इसका जो अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। क्या अर्थ है? सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का जनक जीन बोंदा को माना जाता है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों का वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। नेक्स्ट है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय जो होता है क्या होगा? यह अमोनियम क्लोराइड। सामान्य शुष्क सेल में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 ½ H2O और 2CaSO4 H2O। इसका मतलब इसका आंसर B और C दोनों हो जाएगा। आंसर क्या होगा? B और C दोनों। जिप्सम जैसे CaSO4 2H2O इसको जब 110 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जिप्सम को कितना डिग्री? 110 डिग्री पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी को जोड़ने में
मूर्ति के ढांचों के निर्माण में और कप डिश बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट को जमने की दर को जिप्सम क्या करता है, कम कर देता है, और क्षारीय मृदा की खेती योग्य बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वायु। क्या, तो वायु जो है एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो है दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिसका संगठन प्रत्येक भाग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे पानी और केरोसिन, पानी और बालू, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जो पूर्ण रूप से मिल जाता है, जैसे वायु, बारूद, चीनी पानी, चीनी नमक, ये सब जो है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। व्यंजक चूर्ण सही है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। व्यंजक चूर्ण जो है हल्के पीले नहीं, क्या हो, सफेद रंग का होता है। इसका मतलब इसका बी नंबर सही होगा। ऑक्सीकारक होते हैं और ये तनु की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। भारी जल जिसका सूत्र D2O होता है। लाफिंग गैस जिसका सूत्र N2O। चौक का सूत्र CaCO3। तो CaCO3 जो है चौक का सूत्र होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते हैं, जिससे मधुमक्खी जो है एक दूसरे प्रकार को पहचानते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। वान फ्रिस ने मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। बर्मी कल्चर केचुआ पालन से है, रेशम पालन सेरीकल्चर रेशम पालन से। नेक्स्ट है शहद यानी कि हनी का मुख्य घटक क्या है। इसका मुख्य घटक क्या है, फ्रेक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है और इसका मुख्य स्रोत मोटा अनाज। नेक्स्ट है वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है। तो वृक्षों से जो पुराने पत्ते का गिरना यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। इसका मतलब क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम की कमी। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल इसका सूत्र है क्लोरोफिल का C55H72O5N4 Mg। तो इसका जो है C55H72O5N4 Mg, ये जो क्लोरोफिल का सूत्र हो गया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन के कारण यह फोटोन ऊर्जा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्भव हुआ था। तो पृथ्वी पर जो है सबसे पहले किसका, जलीय जीव। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, इसका उदय 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। डायोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई। होमोसेपियंस का नामकरण कैरोलस लिनियस ने किया था। लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या है, परमादेश का जो अर्थ है 1 नंबर यानी कि हम आदेश देते हैं। लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। और कुल 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें परमादेश भी शामिल है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या। तो पौधा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है यह पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प। परागन पुष्प में ही होता है। पौधों में स्थित अंडकों के शिरा भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र के चारों ओर पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर से पराग वर्तिकाग्र पर गिरता है तथा अंडाशय निषेचित होता है। निषेचन की क्रिया परागन कहलाती है। क्या कहलाती है, परागन। डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें, डॉल्फिन यह स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। मत्स्य वर्ग में शार्क,
मांगूर और रोहू है। उभयचर में है साइरेन और प्रोटियस। सरीसृप वर्ग में कछुआ, गोह, करेत जो है मगरमच्छ, ये सब सरीसृप वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य कच्ची सामग्री यह कार्बन डाइऑक्साइड है, जल तथा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी इसका क्या होगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो कौन सा पाचक एंजाइम होगा? लाइपेज। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन है। पेप्सिन प्रोटीन पाचन है और एरेप्सिन प्रोटीन पाचन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज का अनिवार्य अंग नहीं है? तो राज का जो अनिवार्य अंग है वह संप्रभुता है, भूमि है और जनसंख्या। हालांकि प्रजातंत्र जो है राज का अनिवार्य अंग नहीं है। प्रजातंत्र राज का अनिवार्य अंग नहीं है। राज उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। राज में 4 अनिवार्य अंग होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार। प्रजातंत्र राज का अंग नहीं अपितु एक प्रणाली है। प्रजातंत्र का जो अर्थ वह शासन व्यवस्था जिसमें कोई न कोई राजा हो। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज। निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्पिरिट ऑफ लॉज जो है यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। इस पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं, जिसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कही गई है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए जाते हैं। क्या किया जाता है? नियुक्त। और यह जो है नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और अनुच्छेद 25 के प्रावधान के अनुसार किए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है जो कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट हासिल किया हो। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक्करण किया गया था? यह कब किया गया था? यह 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू गैस। आंसू गैस क्या है? आंसू गैस क्लोरीन होता है। आंसू गैस से अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन कहते हैं। आंसू गैस एक अविषैली गैस है जो आंखों एवं नसिका आदि में जलन पैदा करती है। इसे जो है पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। आंसू गैस का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था यह प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के मध्य चला था और इसके उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन, यानी 1 नंबर आंसर होगा कि आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन जिसका सूत्र की अगर बात करें C5H8 होता है। प्राकृतिक रबर को हीबिया नामक वृक्ष के दूध से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम रूप से बनाए गए रबर संश्लेषित रबर कहा जाता है। क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइडन का बहुलक है। संश्लेषित रबर का मुख्य उदाहरण है ड्यूप्रीन रबर, जियोप्रीन, थायोकोल रबर आदि। नेक्स्ट है मैथ दिया हुआ है। 2 शंकु के आयतन का अनुपात है 1:4, उनके व्यास का अनुपात 4:5 है, इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। इसको अगर आप हल करेंगे तो 25 अनुपात क्या होगा? 64। नेक्स्ट है दोस्तों 10:5, 10:25, 10:45, 10:65 और 10:85 डिग्री। तो इसमें इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर सी निकल के आएगा 1 नंबर, सी यानी कि 1। नेक्स्ट है x² + 1/16 x² बराबर 19/2। तो 2x - 1/2x का मान क्या होगा? इसको अगर आप हल करेंगे तो राशि का क्या निकलेगा? इसका 1 यानी कि 6 निकलेगा। RUMOUR अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा? 180 बार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगा? तो यह जो है 7/8। नेक्स्ट 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? यह सांविधिक जो है राजतंत्र यानी कि संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुई थी। फ्रांस की अगर हम बात करें तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजक्रांति प्रारंभ हुई थी। उसमें जो फ्रांस का जो
शासक था लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति के समय गणतंत्र स्थापित हुआ था 1789 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र फिर स्थापना कर दिया था। तो फिर जो है राजतंत्र की स्थापना 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने कर दिया था। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने क्रांति की गला घोट दिया था। नेक्स्ट है जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला। जुते हुए खेत, यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के गंगासागर जिला में स्थित है। कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई। टेराकोटा का हल बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली से उत्तम किस्म की जो मिली है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण और चान्होदरो से मन के उद्योग का जो प्रमाण मिला। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति किस दशक में प्रारंभ हुई। तो 1960 ईस्वी के दशक में, यानी कि 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है। और भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक जो है भारत में जन्मभूमि जो माना जाता है, यह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है भारत में। हालांकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए हो जाएगा? तो यह जो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। जो कहाँ? तो हिमाचल में स्थित है कुल्लू घाटी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सेब के लिए प्रसिद्ध। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। और नींबू और संतरा जो है भारत जो है प्रसिद्ध है इसके लिए। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल में हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ हुई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रारंभ हुई थी कौन सा है? तो वह है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी वह इस्पात संयंत्र है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के दौरान स्थापित नहीं हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? 90 का ए, यानी कि बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। स्थापना 1964 में हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। हालांकि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीनों हुई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिजली के नवीकरणीय संसाधन कौन सा? तो बिजली के नवीकरणीय संसाधन क्या होगा? वाटर, यानी पानी। बिजली के नवीकरणीय संसाधन पानी है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी कि गैर नवीकरणीय जो है स्रोत है। ये तीनों गैर नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह तापीय ऊर्जा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है एक लाल द्रव है। ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव है। ब्रोमीन एक अधातु है। समुद्र जल में ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में हम पाया जाता है। भारत में कच्छ के रण में पाया जाने वाला ब्रोमीन ब्राइन जो है ब्रोमीन का ही एक बहुमूल्य स्रोत है। ब्रोमीन हैलोजन समूह का तत्व है। किसका? तो हैलोजन समूह का एक तत्व है ब्रोमीन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीता था? तो एशिया कप 2022 की श्रृंखला कौन? यह श्रीलंका के द्वारा जीता गया था और यह जो 15वां संस्करण था। इसके पहले श्रीलंका की टीम ने 5 जो है चैंपियन बन चुकी है। वही पाकिस्तान 2 बार एशिया कप का खिताब जीता है। भारत ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक कुल 7 बार जीता। सबसे अधिक बार कौन? भारत ही जीता। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत किया? तो राजस्थान जो है शुरू किया था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। और इसमें मनरेगा के तर्ज पर ही यह योजना शुरू किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों के परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान की जाएगी इसमें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन कराता था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसके निर्वाचन कौन करवाएगा? तो यह जो महासभा था सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करवाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन महासभा था संयुक्त परिषद जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करवाते हैं। इसमें ऐसे विषय उठाए जाते हैं जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय फौजदारी मामलों पर निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल 15 है, जिसमें 1/3 5 वर्षों के बाद हटाए जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है और इसका जो मुख्य भाषा है फ्रेंच और अंग्रेज।
अंग्रेजी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि जो है प्लीज हेल्प मी, इसको जो है पेसिव में चेंज करना है, तो इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा चल जाएगा सी नंबर की, यू हैव रिक्वेस्टेड टू हेल्प। नेक्स्ट है चूज द रॉन्गली स्पेलिंग, जिसका मतलब कि जो स्पेलिंग गलत है उसको चुनना है, तो 97 क्या डी होगा। एवर्सन जो है ये क्या है, एविएशन, ये सही है, 1 नंबर सही है, बी नंबर और सी नंबर तीनों सही है, बल्कि डी नंबर क्या है, इसका स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, इसका आइटम्स क्या होगा, तो 98 नंबर जो है बी नंबर इसका आंसर होगा। अब 99 नंबर का जो है सी होगा। नेक्स्ट है पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण, पीताम्बर, तो पीताम्बर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, पीताम्बर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण था उत्तर पद विशेष होता है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो 100 नंबर तक यहाँ तक जो है कि सभी क्वेश्चन का हमने खासकर जीके जीएस का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और इंग्लिश और मैथ का जो है सिर्फ आंसर बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।